हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो डॉक्टर शो और मैं हूं आपकी होस्ट चेतना। हमारे साथ आज मौजूद है डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्ट कोविड-19 में अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर अमूल धांधे, जिनसे हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुगर होता है, डायबिटीज़ होता है, लेकिन इन सब में किस तरह का ख्याल रखना चाहिए और ख्याल ना रखने पर किस तरह की समस्याएं आ सकती है, ये बहुत बड़ी बात है और इसे कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। तो आज इसी विषय को लेकर आए हैं हम। थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे डॉक्टर धांधे से। सर, वेलकम टू अ शो। हाँ सर, जैसे कि बात आज हम डायबिटीज़ पे कर रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा कि आसपास हमारे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होता है, लेकिन वो कितना सीरियस हो सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है, उस बात को हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि असल में हम बोलते हैं कि हमें शुगर है, डायबिटीज़ है, और एक उम्र के बाद वो आम लोगों में देखा जाता है, पर ये होता क्या है डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक्चुअली मैडम डायबिटीज़ होता है, इट इज़ मतलब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक ग्रुप है जिसमें शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ने का मेन जो कारण होता है, एक तो इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा है, बन रहा है पर कम बन रहा है, या इंसुलिन बन रहा है पर वो शरीर पे इफेक्ट कर नहीं पा रहा है। इस कारण जो शुगर बढ़ जाता है ब्लड में, उसी को हम मेडिकल टर्म लैंग्वेज में डायबिटीज़ बोलते हैं। सर, क्या कारण मान सकते हैं हम इसमें, क्यों डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है लोगों में? डायबिटीज मैडम, डायबिटीज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारे लाइफस्टाइल में आया हुआ चेंज। हमारी लाइफस्टाइल दिनों दिन सीडेंटरी लाइफस्टाइल बनते जा रही है। खान पान में फर्क पड़ते जा रहा है। पहले के मात्रा में हम जो आउटडोर गेम खेल रहे हैं उसके क्वांटिटी में काफ़ी फर्क पड़ा है। खान पान में फर्क पड़ने के कारण हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड के तरफ, बाहर के खाने की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। इस कारण जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें वजन बढ़ते जा रहा है। वजन बढ़ने के कारण विविध तरह की बीमारियां बढ़ रही है। इसी कारण दिनों दिन जो जैसे जैसे हम डेवलपिंग से डेवलप होते जा रहे हैं तो डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। सर, क्या कितने टाइप होते हैं इसके? जो ज़्यादा मतलब होता होगा ना कि लो से लेकर हाई तक इसके कुछ टाइप्स होंगे, हाँ, वो हमें थोड़ा बताइए। डायबिटीज़ एक्चुअली मतलब जनरल पॉपुलेशन को समझने के लिए जो डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलेटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलेटस बोलते हैं। दूसरा एक टाइप होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलेटस, ये इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तीसरा जो वेराइटीज़ है जो यहाँ हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, काफ़ी वेराइटीज़ के डायबिटीज़ होते हैं। एक प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो ऐसे विविध प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हम मानते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है जो कि इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है। सर, बात आती है सिम्टम्स की। किस तरह के सिम्टम्स होने पर पहचाना जा सकता है कि डायबिटीज़ है, या फिर उसके शुरुआती लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं? चेतना जी, बहुत सी बार क्या होता है, हमारे जो ओपीडी में काफ़ी लोग आते हैं, मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है 70%, 60 to 70% लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। वो डिफरेंट कंडीशंस के लिए आते हैं। बहुत से बार लोगों को कोई ऑपरेशन करना होता है तो उसका फिटनेस लेने आते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, इनका शुगर बढ़ा हुआ है। बहुत सी बार एक आधे पेशेंट को एक आधा जख्म हुआ है, जो जख्म भर नहीं रही है, तब वो जांच करने आते हैं, तब पता चलता है कि उनको शुगर है। बट जब भी शुगर के कोई सिम्टम्स होते हैं उसमें प्यास बहुत लगना, जिसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, भूख बहुत लगना, पॉलीफेजिया बोलते हैं, थकावट होती है, जख्म हुई तो उसमें जख्म जल्दी भरती नहीं है, यूरिन में जाने की हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसे विविध तरह के सिम्टम्स डायबिटीज में पाए जाते हैं। बात अगर चेकअप की जाए या फिर जांच की पहले बात करेंगे, अगर जांच की बात की जाए तो कब जांच कराना चाहिए और कितनी बार जांच कराना चाहिए? डायबिटीज, अभी डायबिटीज का जो क्राइटेरिया है कि कब हमें इसे डायबिटीज बोलना चाहिए, तो उसके लिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। तो उसके हिसाब से अगर मेरा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ये 126 के अबो है तो मैं इसको डायबिटीज बोलता हूं। अगर मेरा पोस्ट प्राइंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल ये 200 के अबो है तो मैं इसे डायबिटीज बोलता हूं। या मेरा HbA1c लेवल जो कि लास्ट 3 महीने के शुगर का मुझे एवरेज दिखाता है, वो अगर 6.5 के ऊपर हो तो मैं इसे डायबिटीज बोलता हूं।
एक बार अगर हमें इस चीजों में से कोई भी एक चीज हमारे साइड में पॉजिटिव मिलती है, एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ के आती है या पोस्ट मील ब्लड शुगर बढ़ के आती है या HbA1c बढ़ के आता है, तो हमें फिर उसके लिए विस्तार से जांच करनी पड़ती है। जैसे कि पहली बार पेशेंट मेरे पास आया और अभी ये तीनों में से कोई भी एक टेस्ट उनका पॉजिटिव आ गया, फिर मुझे विस्तृत में उसको अभी जो रिसेंटली वो डायग्नोज हुआ है उसके कारण उसको पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए हैं, कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो वो किस मात्रा में हुए हैं, वो अभी क्यूरेबल है क्या, मतलब क्या क्या करना चाहिए वो सब जांच करनी चाहिए। तो हम लोग बेसिकली इसके लिए प्रेफर करते हैं कि सभी जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनका एक हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, हम उनका किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक ECG करते हैं, ये हम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस करते हैं, एक फंडस एग्जामिनेशन करते हैं आंखों पर डायबिटीज का क्या इफेक्ट हुआ ये देखने के लिए। उसके बाद हर 3 महीने बाद हम एक उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c करते हैं, और हर 6 मंथ्स बाद मैंने जो आपको पहले बार में जो टेस्ट बताई थी हर 6 मंथ्स बाद वो सारी टेस्ट हम रिपीट करते हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि ऑपरेशन के पहले आमतौर पर या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट चाहिए तब जाके लोग शुगर की जांच कर कि डायबिटीज़ है कि नहीं। आमतौर पे आपको क्या नज़र आता है कि इस दौरान सच में लोगों में डायबिटीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा जब बढ़ा हुआ शुगर सामने आता है तो क्या लोग घबरा जाते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मैडम बेसिकली हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग इस चीज में एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन नहीं होने के कारण हम लोग खुद होके, जब तक हमें कोई सिम्टम्स आते नहीं, जो कि डायबिटीज के 60% मरीजों में मैंने आपको बताया कि कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है, तो बहुत से लोग खुद होके कोई जांच करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए मैडम इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज अभी ये हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको नॉन कम्युनिकेटिंग डिसीज प्रोग्राम है, वो NPCDCS बोलते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया है, गवर्नमेंट ये कर रहा है कि हर 30 के ऊपर जो पेशेंट्स है उनका डायबिटिक स्क्रीनिंग PSC या रूरल हॉस्पिटल लेवल पे कर रहे हैं, जिसके कारण जो डायबिटीज के जो मिसिंग केसेस है वो हमें मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया, और जिसके कारण ये भी एक रीजन है डायबिटीज बढ़ने का कि टेस्ट ज्यादा हो रही। मैडम पहले डायबिटीज था पर वो टेस्ट नहीं हो रहा था, अभी ये गवर्नमेंट्स के इतने प्रोग्राम्स हुए तो इसी कारण ये टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, और इसी कारण हमें डायबिटीज का जो प्रमाण है, जो कैलकुलेशंस है, वो ज्यादा दिख रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आमतौर पे कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आते, पर हम कई बार लोगों को देखते हैं ये कहते हुए कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, तो हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया। तो ये सिर्फ एक आम धारणा है या फिर इसे क्या कहेंगे आप? मैडम अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार यूरिन जाना है, तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का मतलब अदर डिसीज भी हो सकता है, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, अदर थिंग्स हो सकती है, बट अगर ये सिम्टम्स किसी पेशेंट में है तो उन्होंने डायबिटीज़ के लिए जांच करनी ही चाहिए। सर अब बात आती है ट्रीटमेंट की कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए या फिर और कितना खर्चीला होता है। आमतौर पे लोगों का ये रहता है कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, तो बार बार अभी महीने के महीने 2 महीने के बाद चक्कर लगाना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैडम एक्चुअली डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है तो हम लोग एज अ डायबिटोलॉजिस्ट हम लोग ट्रीटमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में से मैं पहला पार्ट रखूंगा मैडम डाइट, जिसको अभी आज के इसमें मैं डाइट को सिर्फ डाइट नहीं बोलूंगा, मैं डाइट को मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी बोलूंगा। इसका रीजन एक है कि हमें यह पाया गया है कि ये जो डाइट है उससे शुगर की मात्रा जो कम करने की क्षमता है वो एक गोली के बराबर है। हम जो शुगर की गोली खा रहे हैं उसके कंपेयर में अगर हम अच्छे सा डाइट ले तो उतना शुगर की मात्रा हम कम कर सकते हैं, उतना HbA1c के लेवल में हमें कमतरता मिल सकती है। इसलिए आज मैं डाइट को मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी बोल रहा हूं। डाइट के बारे में हम लोग आगे और विस्तृत में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कॉमन लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत से उनके मन में डाइट के बारे में क्वेश्चंस हैं। दूसरा गोल रहेगा हमारा, डाइट के अलावा ट्रीटमेंट का जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है एक्सरसाइज, है ना। रूटीनली एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट के लिए होनी ही चाहिए। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी पेशेंट्स आते हैं कि सर मैं ये कर लेता हूं, मैं योगा कर लेता हूं, मैं तो दिन भर काम करता हूं।
तो फिर इसके अलावा मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज का मतलब मैं डेफिनेशन बोलूंगा, एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि दिन भर काम किया। एक्सरसाइज मतलब प्लान, मैंने प्लान किया है, मैं उसको रिपीटेटिव कर रहा हूं, डेली कर रहा हूं और वही चीज कर रहा हूं, तो ये एक्सरसाइज हो गई। तो जो एक्सरसाइज होती है वो हफ्ते में मिनिमम 5 डेज तो करनी ही चाहिए। 7 डेज करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर मिनिमम 5 डेज करनी चाहिए। 35 मिनट्स का एक्सरसाइज हफ्ते में 5 डेज होना ही चाहिए। और हम लोग प्रेफर ये करेंगे इसमें कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। हाँ, मतलब जितना खुली हवा में एक्सरसाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम जॉगिंग करेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिलिंग करेंगे या स्विमिंग करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जिम वर्क करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार डायबिटीज में वो भी कर सकते हो। बट अभी काफी पेशेंट के इसमें सवाल मतलब ये क्वेश्चंस होता है कि सर फॉर एग्जांपल एक आधे पेशेंट को कोई आंखों का प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा कि सर मैं क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो हाँ, इसीलिए ये बोला जाता है कि हर कोई भी एक्सरसाइज या डाइट, अगर कुछ भी चीज आपको चालू करनी है तो पहले डॉक्टर का आप सलाह लीजिए। इसका महत्वपूर्ण रीजन ये है, अगर मुझे डायबिटीज के वजह से मेरे आंखों में प्रॉब्लम आ गया है, रेटिनोपैथी हो गई है, तो मुझे वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, उससे और खराब होगा वो। तो ये सब नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर डायबिटीज के वजह से मेरे नसों में प्रॉब्लम आया है, तो क्या होता है कि पैरों में मुझे सेंसेशन नहीं रहेगा कि मैं कोई अगर चीज मुझे चुभती है, तो ऐसे वक्त में मुझे जॉगिंग, फास्ट रनिंग, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर का सलाह, आप अगर आपको हार्ट का डिसीज है तो आपने कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब रुकना चाहिए, ये सब, इसलिए डॉक्टर का एक्सरसाइज के लिए सलाह लेना जरूरी है। ट्रीटमेंट में मैडम अपन तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब विविध तरह की ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम 2 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। एक ओरल एजेंट्स, मतलब जो हम मुंह से जो गोली लेते हैं ओरली, उसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। और दूसरे जो प्रकार की ड्रग्स है वो है इंसुलिन, जिनको ड्रग्स से कोई फायदा नहीं होता है, या जिनको जैसे टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस है, उसमें हमें इंसुलिन लेना ही है, तो फिर ऐसे वक्त में हमें इंसुलिन भी एक ऑप्शन डायबिटीज के लिए तैयार है। इस ट्रीटमेंट के चौथा पार्ट जो मैं मैडम आपको बोल रहा था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का एजुकेशन। पेशेंट को हमें खुद एजुकेटेड करना चाहिए। सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्या होता है, कैसे खुद का आरबीएस चेक, रैंडम ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, कैसे उसका फास्टिंग पोस्ट मील पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें पेशेंट को सिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये डिसीज के लिए कोई क्योर नहीं है, पर अगर इसको, और ये डिसीज हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तो इसको हमें अपने लाइफस्टाइल में एडप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। किसी भी हालत में हमें अभी इसी के साथ रहना है तो खुश रहना ही होगा। और दूसरा जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उसके लिए नियमित डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो एजुकेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंट एजुकेशन। जैसे कि आपने यहाँ पर बात की थी कि अच्छा डाइट लेने की, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग फास्ट फूड की ओर बहुत बढ़ जाते हैं, तो कितना हार्मफुल हो सकता है कि अच्छी डाइट की तो बात यहाँ पर हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन फास्ट फूड की तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी कम उम्र में भी बच्चों को शुगर, या फिर यंग एज में भी शुगर होता है। पूरा टाइम ऑफिस में सिटिंग का उनका रहता है, और ऐसे में अगर फास्ट फूड की ओर वो जाए तो कितना हार्मफुल हो सकता है? मैडम एक्चुअली फास्ट फूड ये जो चीज़ है, फास्ट फूड में एक्चुअली मैडम जो चीज़ें यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड में वाइट ब्रेड यूज़ होती है, मेयोनीज यूज़ होता है, चीज़ यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है वो बैड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत मात्रा में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसमें बहुत मात्रा में ऐसी चीज़ें होती है जो शुगर को रेस कर सकती है। इसके अलावा, शुगर के अलावा, ये जो फास्ट फूड होता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी अफेक्ट कर सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। इसमें यूज किया हुआ फैट ये सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है, तो इस कारण फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए।
इसके साथ साथ फास्ट फूड में जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है वो काफी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए शुगर स्पाइक्स, शुगर का जो रेंज है वो स्पाइक दिखा सकता है अपने को, इसलिए फास्ट फूड डेंजरस भी है और अवॉइड करना चाहिए। अगर बात सही डाइट की करें तो क्या खाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे भी खाने की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि शुगर हमारा बढ़ सकता है, तो शुगर के पेशेंट ने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर हेल्दी है लेकिन हमारे लिए सही नहीं है तो कैसे अवॉइड करें? मैडम, शुगर के लिए एक्चुअली डिफरेंट डिकेट्स में एक डिफरेंट थेरीज आ रही है कि जैसे एक कन्वेंशनल हमारा एक थेरी था जिसको हम काफ़ी अपने मतलब ग्रेजुएशन डेज तक उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसमें ये बोला जाता है कि शुगर के पेशेंट को टाइमली खाना चाहिए, एक स्मॉल स्मॉल मील्स लेने चाहिए और फ्रिक्वेंटली लेने चाहिए, और उसी टाइम पे दूसरे दिन भी लेने चाहिए ताकि ड्रग्स और इंसुलिन के साथ उसका एडजस्टमेंट हो। बट एक न्यू थेरी उसमें जो आई है, लॉन्च हुई है, उसमें यह बताया कि 2 लार्ज मील्स, आप 2 ही टाइम बड़ा मील लीजिए। मतलब फ्रीक्वेंट जो आप मील ले रहे हो कि एक दिन में आपने 6 मील्स में आपका जो डाइट को ये कर रखा है, उसके जगह पे आप 2 लार्ज मील्स लीजिए, तो उसमें जो शुगर का कंट्रोल है वो इससे भी बेटर पाया गया है। तो अभी हम कन्वेंशनल जो मतलब मेरे रेगुलर प्रैक्टिस में मैं कन्वेंशनल थेरेपी के कन्वेंशनल डाइट के जगह आजकल पेशेंट को यही डाइट मैं एडवाइस कर रहा हूं कि 2 लार्ज मील्स लीजिए। इसके अलावा जो मील्स है, आपने मुझे पूछा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो मैडम हम जो ये ले रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ताकि वो फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारा आएगा ब्राउन राइस होना चाहिए, तो व्हाइट राइस को हमें ब्राउन राइस के साथ चेंज कर देना चाहिए। उसके अलावा होल व्हीट खाने चाहिए, दाल्स खानी चाहिए डिफरेंट टाइप्स की, तो ये इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें ऐसा है कि 60 to 70% ऑफ तुम्हारा जो कैलोरी इंटेक है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट कार्बोहाइड्रेट प्रेफरेबली ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे डाइट में प्रोटीन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स की मात्रा एक 10 to 15% होनी चाहिए। इसके अलावा फैट होना चाहिए, वो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, उसकी मात्रा काफी कम होनी चाहिए। ये और बहुत मात्रा में, काफी मुबलक मात्रा में हमारे डाइट में फाइबर्स होना चाहिए। तो ये सबका एक कॉम्बिनेशन बना के हम काफी बार पेशेंट को एक डाइट प्लान बना के देते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स, इसका एक बैलेंस बनाते हैं और उनको डाइट के बारे में बताते हैं। फिर से डाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज काफी लोग पूछते हैं कि सर हमारे बाजू वाले ने ये डाइट फॉलो किया था तो उसको काफी बेनिफिट हुआ। डाइट के बारे में बस एक ख्याल रखना है कि डाइट को जब भी प्लान करते हैं इट इज इंडिविजुअलाइज प्लान। अभी कोई ओवरवेट रहता है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान बनेगा, कोई अगर लीन रहता है उसके लिए अलग डाइट प्लान बनेगा, किसी को अगर उसके साथ कोई जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोटीन्स की मात्रा डाइट में होनी चाहिए, पर अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज के वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो गया है तो ऐसे इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम रखनी है। इसलिए सबके लिए डाइट सेम नहीं हो सकता, सबके लिए डाइट सेम नहीं हो सकता। दूसरी बात है, डाइट में हम लोग हमेशा डाइट शुगर में कंसीडर करते हैं तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से हम सेट करते हैं कि ये फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ही ले जिससे हमारा इंसुलिन सर्ज ना हो और हमारी शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या क्या आता है, तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, काफी फ्रूट्स हो गए, दाल्स हो गई, एक्सलेंट दाल है, चना दाल, ये सब हमारे लो इंडेक्स फूड्स है, तो इसको हम मुबलक मात्रा में ले सकते हैं। और जो भी हाई इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, पोटैटो है या पाइनएप्पल्स है, मैंगोज है, ऐसे फ्रूट्स को हमें और ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा डाइट पे बहुत सारे मात्रा में फाइबर्स होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। शुगर का अगर ट्रीटमेंट सही से ना लिया जाए तो इसका क्या असर, मतलब दूसरी बीमारियां, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि अगर शुगर हो गया तो दूसरी बीमारियों को हम कहते हैं कि आमंत्रण मिल जाता है कि आओ ऐसे, तो कितना सही है ये बात और कितना हार्मफुल हो सकता है दूसरी बीमारियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। आप अगर शुगर को हम अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
मैंने पहले भी आपको बोला है कि बहुत सी बार 70% ऑफ पेशेंट विदाउट कंप्लेंट्स आते हैं, और जब आते हैं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। तो इसीलिए शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो जो बीमारियां होगी, फॉर एग्जांपल आंखों पे उसका फर्क पड़ेगा। आंखों का जो पीछे वाला पर्दा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। अभी आप मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जो है उसमें डायबिटीज के वजह से लोगों को ब्लाइंडनेस हो रहा है, जो प्रिवेंट हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर मुझे नसों में प्रॉब्लम हो गया, मेरा नसों का सेंसेशन चला गया, बहुत से लोग बताते हैं कि झुनझुनी आती है, पैरों में कुछ सेंसेशन लग नहीं रहा है, जलन हो रहा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अगर मैं बेयर फुट चल रहा हूं और मेरे को सेंसेशन ही नहीं है, तो पता चले एक आधा पत्थर चुभ गया, कांटा चुभ गया, जो कि मुझे फील ही नहीं होगा, और धीरे धीरे वो घाव बढ़ते जाएगा और पता चलेगा कि वो वुंड है जो कि हील ही नहीं हो रहा है। तो ये भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्पुटेशन, मतलब पैर का काट डालना विदाउट एक्सीडेंट, विदाउट ट्रॉमा। डायबिटीज एक रीजन है कि जिसके कारण काफी लोगों को अपने पैर काटने पड़े हैं, गैंग्रीन होने के वजह से पैर काटने पड़े हैं। इसलिए ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा बात है कि डायबिटीज के वजह से किडनी पे फर्क पड़ता है। किडनी पे फर्क पड़ने के कारण बहुत सारा प्रोटीन बह जाता है। इसके कारण हमें चेहरे पे सूजन दिखती है, पैरों में सूजन दिखती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर वो बीमारी आगे आगे बढ़ते गई तो क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाता है, और फिर लोगों को उसके लिए डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा डायबिटीज हमारे हार्ट सिस्टम पे या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे वर्क करता है। जिनको डायबिटीज होता है उनको हार्ट अटैक आने के प्रमाण ज्यादा होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ते रहता है। ये एक डायबिटीज का ही दुष्परिणाम है। इसके अलावा डायबिटीज बहुत सारे इन्फेक्शंस को भी प्रमोट करता है। जो सर्वे में ये पाया गया है कि जिनको डायबिटीज है उनको बहुत टीबी का प्रमाण ज्यादा है, उन पे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ज्यादा प्रमाण में होते हैं। अभी रिसेंटली हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का दौर है, तो ये पाया गया है कि कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन डायबिटिक पेशेंट में कोविड-19 ज्यादा पाया गया है। उसके अलावा ज्यादा सीवियर पाया गया है। जो ज्यादा, मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ये खुद, कि अगर डायबिटिक पेशेंट को अगर कोविड हुआ तो उनका मॉर्टेलिटी, उनका डेथ होने का रेशियो भी ज्यादा है। तो इसीलिए ये भी एक डायबिटीज का ये है। इसके अलावा और काफी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, जो काफी तो कॉम्प्लिकेशन ऐसे, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल लिबिडो हो जाता है। तो उस कारण पेशेंट वो कंप्लेंट्स है जो हमें बताना ही नहीं चाहते, पर ये भी एक डायबिटीज के वजह से होने वाले दुष्परिणाम ही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपने बताया जो डायबिटीज़ की वजह से आती है, तो इनमें भी चेकअप कब कब कराते रहना चाहिए और किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? हाँ, एक्चुअली डायबिटीज रेटिनोपैथी हो गया तो उसके लिए हमें तुरंत एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का सलाह लेना चाहिए। उसमें विविध तरह की ट्रीटमेंट के अभी ऑप्शंस है, फोटोकोएगुलेशन, ऐसे विविध तरह के ऑप्शंस है। तो उसके कारण हम उससे बच सकते हैं। अगर हमें किडनी डिसीज है तो हमें रूटीनली हमारा माइक्रोएल्बुमिनुरिया चेक करते रहना चाहिए। उसका रेंज में रखने के लिए कुछ ड्रग्स आती है, फॉर एग्जांपल एसी इनहिबिटर्स, उसको यूज करना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, उसके लिए हम खून पतला करने वाला मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला मेडिसिन पहले से ही चालू कर सकते हैं। अगर हमें पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है, हमारे पैरों में सेंसेशन नहीं है, तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आप पैदल नंगे पैर मत चलिए, आप जब भी जा रहे हो तो सॉक्स पहन के घूमिए, घर में भी रहे तो सॉक्स पहन के रहिए। उनके लिए हम विशेष तरह की चप्पल्स बनवा सकते हैं ताकि उनको जो सेंसेशन रहे, उसमें जो लॉस हुआ है उसको वो लोग बैलेंस कर सके। सर, एक मैं सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहूँगी। आमतौर पे हम देखते हैं कि जिन्हें लो शुगर होता है वो अपने खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं। वो खुद ऐसा कहते हैं कि मेरा शुगर लो हो गया तो मुझे पता है कितना मीठा खाना चाहिए, उस पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? मैडम, एक्चुअली काफ़ी लोगों में एक्चुअली लो शुगर के बारे में गलत धारणा है। बहुत से मेरे भी ओपीडी में आते हैं तो हम उनको हिस्ट्री लेते वक्त पूछते हैं कि आपको शुगर है क्या, तो वो खुद ही बोलते नहीं मैडम सर मेरे को लो शुगर है। बट एक्चुअली लोगों को लो शुगर का एक्चुअली मतलब ही नहीं मालूम है, उनको रेंज ही नहीं मालूम है कि लो शुगर होता क्या है। अभी फॉर एग्जांपल एक आधे
प्रैक्टिशनर के पास गए या एक आधे लेबोरेटरी में गए और उनका शुगर अगर 80-85 आ गया और वहां उनको किसी ने बोल दिया कि आपका शुगर लो है, तो उसी को ही लो शुगर मानते हैं। तो जनरल पॉपुलेशन में लो शुगर का जो मिसकंसेप्शन है उसको हमें दूर करना चाहिए। जनरली लो शुगर होता नहीं है, जनरली होता नहीं है अगर वो डायबिटिक नहीं है या डायबिटीज की कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है। अगर वो डायबिटीज की कोई ड्रग्स ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है तो फिर लो शुगर होने के काफी चांसेस रहते हैं। दैट इज सीरियस इशू, वो उसको हमें सीरियसली देखना चाहिए। बट जो लोग डायबिटिक नहीं है, कोई ड्रग्स भी नहीं ले रहे हैं, उनमें अगर लो शुगर वो बोल रहे हैं तो फिर सीरियसली जो लो शुगर के कॉजेस है जैसे इंसुलिनोमा होता है उसको हमें स्क्रीन करना चाहिए। अदरवाइज एक बार रिकन्फर्म करना चाहिए, रीअश्योर करना चाहिए कि इट इज रियली हाइपोग्लाइसेमी। और एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी उम्र के बाद ज़्यादा हमें अपनी सेहत के प्रति सतर्कता रखने की ज़रूरत है? मैडम डायबिटीज ना हो इसके लिए मतलब उम्र आपने एक पूछी, तो मैं तो चाह रहा हूं कि हर उम्र में हमें सतर्क रहना चाहिए। मतलब ऐसा कोई उम्र नहीं होना चाहिए कि हम डायबिटीज के लिए, क्योंकि अभी जो न्यू रिसर्च या न्यू स्टडीज आई है उसमें एक डिकेड्स हम जैसे एक फोर्थ डिकेड में हमें टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस होता है, अभी ये पाया गया कि थर्ड डिकेड में भी हो रहा है। अभी आप बहुत बार सुनते हो कि एक 30-32 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। तो हमें हर एज उम्र में सतर्क रहना है और हमें डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं एक ही चीज में इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप जिस तरह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपका वर्क अगर कम होगा और आपका डाइट इंटेक उसको आपको किसी तरह बैलेंस करना ही पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज डेली, जो मैंने आपको बताया है, डेली एरोबिक एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आपको खुद हमें लिटरेट होना पड़ेगा, हमारे ना कि सिर्फ शुगर के लिए अदर बीमारियों के बारे में भी हमें सचेत होना चाहिए। हमें अपने यहाँ हर किसी को एजुकेटेड होना पड़ेगा और उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे हम डायबिटीज पे मात कर सकेंगे। सर, बहुत बार लोगों का कहना होता है कि ये जेनेटिक है, जिसकी वजह से हमारे माता पिता को था, हमारे पेरेंट्स को था, इसलिए हमें भी हो गया, तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, डायबिटीज होता है जैसे जनरेशन में होता है। मैंने आपको मॉडी के बारे में बताया है, उसमें 4 जनरेशन का एक लिंक रहता है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस रहता है और काफ़ी बार जेनेटिक रहता है, तो ये है। बट अगर उनके मम्मी पापा को है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें तो कोई तथ्य नहीं है ना। अगर हमें है तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। हमें आइदर, अगर हम ड्रग्स नहीं लेना चाहते, हमारा शुगर कंट्रोलेबल है, हमें एक्सरसाइज डाइट से पहले प्लान करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मेडिसिन की हेल्प लेनी चाहिए। वेट बड़ा होगा तो वेट रिड्यूस करना चाहिए। बट हमें डरने की जरूरत नहीं। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं मैडम कि आप डायबिटीज से डरिए, मैं बोल रहा हूं कि आप उसका बस ख्याल रखिए। आप उसको मतलब अपने, क्योंकि इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आप इसमें खुद को एडप्ट करिए और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। जाते जाते क्या मंत्रा या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैडम, मैं फिर से मतलब मेरे दोस्तों को, मेरे सारे पेशेंट्स को यही बताना चाहता हूं कि जिनको भी डायबिटीज है तो कोई ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। बस उनको ये ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए कोई क्योर नहीं है। बट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या इससे जो होने वाले दुष्परिणाम है वो सब प्रिवेंटेबल है, उसको हम रोक सकते हैं। वो ना हो इसके लिए अभी से हम केयर करें तो वो ना भी हो सकते हैं। उसके अलावा मैं उनको ये सलाह दूंगा, हमेशा खुश रहे। डायबिटीज हमें है, इसका मन पे कोई टेंशन ना रखिए और हमेशा हंसते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और खुश रहे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमूल धांधे, जिन्होंने हमें डायबिटीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी बताई। अच्छा डाइट लिया जाए, अच्छे एक्सरसाइज किया जाए और स्ट्रेसफुल जो एक लाइफ हम जी सकते हैं, और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो उतने ही गलत परिणाम हमारे शरीर पर देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हमारे डॉक्टर शो में डायबिटीज़ को लाने का बस यही मकसद था कि आप लोग सचेत हो सके और डायबिटीज़ जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं उसकी गंभीरता को समझकर उस पर सही इलाज और किस तरह से हम काम कर सकते हैं उसे जान सके। ऐसे ही हम कुछ अलग बीमारियों के बारे में अलग डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।